और बुलेटिन की शुरुआत यूपी में धर्मांतरण से जुड़े एक बड़े विवाद के साथ, जिसमें एक सीनियर आईएएस अफसर के शामिल होने का मामला सामने आया है। विवादों में जिस सीनियर आईएएस अफसर का नाम है वो है इफ्तिखारुद्दीन और उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसकी जांच अब की जा रही है। कानपुर के कमिश्नर ने एडीसीपी को ये जांच सौंपी है। ये वीडियो कब का है, कि डेट क्या है, इसका पता नहीं चल पाया। हालांकि आज तक इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि भी नहीं करता है। वीडियो में आईएएस लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का ज्ञान देते नजर आ रहे हैं। वीडियो में मौजूद एक मौलाना पंजाब के युवक के धर्म बदलने के लिए अपने पास आने का जिक्र कर रहे हैं। तो आईएएस की मौजूदगी में धर्मांतरण की बात हो रही है। ये वीडियो दरअसल अब वायरल हो चुका है और इसकी जांच की जा रही है। आईएएस अफसर के घर का ये वीडियो बताया जा रहा है जिसमें वो लोगों को धर्म परिवर्तन की बात कह रहे हैं। धर्मांतरण की बात इसमें साफ तौर पर कही जा रही है। इसी को लेकर अब नया विवाद छिड़ गया है जिसकी जांच भी की जाएगी और अगर ये वीडियो सही पाया जाता है तो आईएएस के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। प्रदेश सरकार के एक आईएएस हैं जिनका जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के चेयरमैन भी हैं, उनका नाम है इफ्तिखारुद्दीन। उनके सामने वो एक जगह मौजूद है जहां पे उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो धर्म परिवर्तन करता है हम उसकी दावत देते हैं। ऐसा उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि इस तरीके से आईएएस नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो उसको गंभीरता क्या सर इसके मामले की जांच की जाएगी? नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ इस मामले की जांच की जाएगी, गंभीरता से इसको लिया जाएगा। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए, पहले तो वायरल वीडियो की पुष्टि की जाएगी, उसके बाद जांच की जाएगी, लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से क्या जानकारी मिल रही है? किस डेट का ये वीडियो बताया जा रहा है? क्योंकि डिप्टी सीएम भी ये कह रहे हैं कि अभी ये जांच का विषय है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हो। देखिए, खासतौर पे इस वीडियो को देखा जाए तो इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है। हालांकि ये वीडियो पुराना बताया जा रहा है और उसमें जिस तरीके की बातें सामने आई वो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में है। धर्मांतरण को लेकर के जिस तरीके की बात कही जा रही है आईएएस ऑफिसर के द्वारा, और साफ तौर पर चूंकि ये अभी सेवा में भी है तो इसको लेकर के काफी कुछ बवाल मचा हुआ है। हालांकि इसको लेकर के जांच की बात की जा रही है और ये जो वीडियो है इसको रिलीज करने के बाद में आधिकारिक तौर पर अभी इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि क्या ये वीडियो वाकई में किसी उसी सोच के साथ में है या इसके कुछ और भी मायने हैं। लेकिन ये बात तो जरूर है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासन भी हरकत में आया है। हालांकि अभी इसको लेकर के प्रारंभिक तौर पे अभी कोई निर्देश नहीं दिया गया है, लेकिन ये बात तय है कि जिस तरीके से इस आईएएस ऑफिसर की संलिप्तता इस वीडियो में साफ तौर पर देखी जा रही है वो सवालों के घेरे में है और सरकार ने भी इसको जांच कराने और इसको दिखवाने की बात कही है, जिसको लेकर के अब कार्रवाई शुरू होती नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात भवानीपुर की चुनावी जंग की, क्योंकि 30 सितंबर यानी गुरुवार को भवानीपुर में वोटिंग होनी है, लेकिन 2 दिन पहले बीजेपी ने चुनाव रद्द कराने की मांग कर दी है। इसके पीछे वजह है कल भवानीपुर में हुई हिंसा की। हालांकि बीजेपी और टीएमसी दोनों दलों के समर्थकों ने एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाया है। फिर सामने आया पश्चिम बंगाल का सियासी रक्त चरित्र। उपचुनाव से पहले भवानीपुर में भारी चुनावी बवाल। बीजेपी ने की भवानीपुर में चुनाव रद्द करने की मांग। तीस सितंबर को भवानीपुर में विधानसभा उपचुनाव है और इससे पहले ये इलाका चुनावी हिंसा का गवाह बन गया। तस्वीरें देखिए, निशाने पर कौन है? पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता पार्टी प्रत्याशी प्रियंका टिब्रेवाल के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। भवानीपुर के जादू बाबू बाजार इलाके में जब बीजेपी नेता दिलीप घोष चुनाव प्रचार पर निकले थे, तभी कथित रूप से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष के काफिले के पीछे दौड़ लगा दी। दोनों पक्षों में नारेबाजी होने लगी, दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई। दोनों तरफ से तमाम कार्यकर्ता इस भिड़ंत में लहूलुहान हो गए। बहुत ज्यादा ही दिलीप दा पे सर अटैक करने लगा, बहुत सारा गुंडा लोग घेरा हुआ था। हम लोग उसी लिए सब जितने ये लोग भाई लोग हैं, 2-3 कार्यकर्ता लोग और मार खाए हैं
उन लोग को लेकर के हम लोग दिलीप दा के पास जा रहे थे। बीच रास्ता में ही 150 से ज्यादा गुंडा लोग घेर करके मारने लगा, धक्का देने लगा। मारते मारते धक्का देते देते शायद वो लोग पहले आकर के कोई बांस से या कुछ से आकर के यहाँ पे अटैक किया। जब वो अटैक किया तो हम समझ गए तो गिर चुका ऑलरेडी, तो हम बैठे, भागने लगे तो लोग मेरा पाँव घिस दिया, फिर हम लोग गिर गए। गिरने के बाद इस लकड़ी पे पटक करके भी मारा है, नीचे भी मारा है। आरोप है कि उग्र भीड़ में मौजूद लोगों ने दिलीप घोष के सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया। हालात बिगड़े तो दिलीप घोष के एक सुरक्षा कर्मी ने पिस्टल निकाल ली। देखिए किस तरह इस सुरक्षा कर्मी ने पिस्टल तान रखी है, लेकिन इसका टीएमसी कार्यकर्ताओं पर कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो छीना झपटी पर उतारू हो रहे हैं। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत में कई लोग जमीन पर गिर गए। सुरक्षा कर्मियों ने जब दिलीप घोष को कार में वहां से रवाना किया तो टीएमसी कार्यकर्ता कार के दरवाजों और शीशों को पीटने लगे। इस बीच टीएमसी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए सड़क पर निकले। वो इस इलाके में बीजेपी की जनसभा का विरोध कर रहे थे। अर्जुन सिंह मत क्रिमिनल मार्डरार हेंडे भवानीपुर मतन पवित्र माঝে ঢুকুক ও চোর আছে, ক্রিমিনাল আছে, ও কি করে ভবানীপুর মাঝে ঢুকলো? আমরা প্রতিবার ধিক্কার জানাচ্ছি। অর্জুন সিং তুমি সাবধান, ভবানীপুরে ঢুকবে না তুমি, তোমাকে অ্যালার্টমেন্ট দেওয়া হলো। তোমার মতো ক্রিমিনাল এখানে দরকার নেই। আমরা দক্ষিণগড় তৃণমূল যুব कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट है दिलीप घोष ने और शुभेंदु अधिकारी ने हम लोग का एक स्वास्थ्यकर्मी का अंदर जाके युवा सभापति उसका ऊपर हाथ दिया था। हम लोग विक्षोभ कर रहे हैं जो अर्जुन सिंह दिलीप घोष ये लोग भवानीपुर में ना है, क्योंकि भवानीपुर शांतिप्रिय मानुष है, इधर में के अशांति नहीं चाहिए। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की इस हिंसक झड़प के बाद सियासत गर्मा उठी है। बीजेपी इस मामले को लेकर चुनाव आयोग पहुंची है और चुनाव रद्द करने की मांग की है। चुनाव आयोग के निर्देश पर रिटर्निंग ऑफिसर ने फुटेज के साथ विस्तार से रिपोर्ट भेजी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने ये रिपोर्ट दिल्ली भी भेज दी है। कोलकाता में प्रेमा राजाराम और अनुपम मिश्र के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। भवानीपुर की ये चुनावी जंग कोर्ट तक पहुंच चुकी है। आज कलकत्ता हाईकोर्ट भवानीपुर उपचुनाव से जुड़ी अर्जी पर फैसला सुनाएगा। हाईकोर्ट को फैसला देना है कि भवानीपुर में चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए संवैधानिक रूप से बहुत जरूरी था या फिर नहीं। भवानीपुर से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 5 नवंबर तक विधायक बनना जरूरी है। वो नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी। ममता को चुनाव लड़ाने के लिए टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय ने भवानीपुर सीट से इस्तीफा दे दिया था। और अब बात कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को लेकर जारी अटकलों की। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के मुताबिक कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शहीद भगत सिंह की जयंती पर यानी कि 27 सितंबर को कल इन दोनों को कांग्रेस में शामिल करने की योजना थी, लेकिन किसानों के भारत बंद के ऐलान की वजह से इसे आज के लिए टाल दिया गया है। खबर यह भी है कि राहुल गांधी और हार्दिक पटेल भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। कन्हैया कुमार 2019 में सीपीआई टिकट से बेगूसराय से चुनाव लड़े थे। जिग्नेश मेवानी गुजरात के वडनगर से निर्दलीय विधायक हैं। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, देखिए कांग्रेस में दो ये अहम चेहरे का शामिल होना जो कि 2019 के बाद से ही अहम भूमिका में रहे राजनीति में, कितना मायने रखता है कांग्रेस के लिए? देखिए मायने तो बहुत रखता है नेहा। अगर आप देखें कि किस तरह से सुष्मिता देव, जितिन प्रसाद जो अब मंत्री बन गए और ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, तो कहीं ना कहीं पार्टी का मोराल जो कॉन्फिडेंस है वो काफी लो था। कार्यकर्ताओं में जो है जान फूंकने के लिए, पार्टी में जान फूंकने के लिए कांग्रेस नेतृत्व को लग रहा था कि नए चेहरों की, नए टैलेंट हंट किया गया, नए चेहरों की तलाश हो रही थी। और अगर आप देखिए कन्हैया कुमार जो कि पूर्व जेएनयू प्रेसिडेंट रहे हैं, चुनाव भी लड़े हैं 2019 में बेगूसराय से, या जिग्नेश मेवानी हो, ये यंग फायर ब्रांड लीडर्स हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी या ये कह लीजिए अपने समुदाय में युवाओं में इनकी पैठ है, इनको सुना जाता है। अच्छे वक्ता भी है कन्हैया कुमार। जिग्नेश मेवानी एक दलित नेता है और लगातार जिस तरह से एक दलित चेहरे को सीएम बनाया गया पंजाब में, तो जिग्नेश मेवानी ने राहुल गांधी की तारीफ की थी। तो कुल मिला के दोनों की ज्वाइनिंग आज तय है। लगभग 2 बजे
का ये कार्यक्रम है जब कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी आएंगे और एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए एक राहत भरी सांस है कि सिर्फ जाने का सिलसिला नहीं, कुछ नए लोग के आने का भी सिलसिला शुरू हुआ। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं उरी में नियंत्रण रेखा पर यानी कि LOC आज सर्जिकल स्ट्राइक के 5 साल पूरे हो गए हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें लगातार जारी है। हमारे मुस्तैद जवान कैसे इन कोशिशों को नाकाम कर रहे हैं, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए। ये उरी सेक्टर का लाइन ऑफ कंट्रोल है। इस नियंत्रण रेखा के भीतर देश में अमन चैन नियंत्रित रहे, इसलिए मुस्तैद हैं सेना के जांबाज जवान। पांच साल पहले आज ही की रात यानी 28 से 29 सितंबर की दरमियानी रात भारतीय फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था और पाकिस्तान के भीतर चल रहे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर कई आतंकियों को मार गिराया था। उसी सर्जिकल स्ट्राइक की 5वीं सालगिरह पर भारत में बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए सीमा पार से आतंकी लगातार घुसपैठ की कोशिशें कर रहे हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार टेरर लॉन्च पैड पर करीब 150 से 200 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं। पिछले 10 दिनों से लगातार घुसपैठ की कोशिशें की जा रही हैं। सितंबर को उरी सेक्टर में घुसपैठ की पहली कोशिश हुई। इसके बाद 23 सितंबर को दोबारा कोशिश हुई जिसमें 3 आतंकी मारे गए। इसके बाद भी कई कोशिशें हुई जिसकी वजह से आज भी वहां सर्च ऑपरेशन जारी है। हम उरी सेक्टर के पास लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं। एक फॉरवर्ड लोकेशन है जहां पे भारतीय आर्मी पेट्रोलिंग कर रही है। आपको बता दें कि 18 सितंबर से इस एरिया में बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी रही है। उरी सेक्टर में कम से कम 2-3 ऐसे इलाके हैं जहां पे इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई है। 23 सितंबर को इसी इलाके में एक भारतीय सेना में बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था जिसमें 3 आतंकवादी मारे गए थे और तब से इनपुट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी आने की और कोशिश कर रहे हैं। हमारी बाएं तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, घना जंगल है, इसलिए यहाँ पे पेट्रोलिंग बेहद मुश्किल हो जाती है। जाहिर है घुसपैठ की साजिश नाकाम होने से आतंक के आका बौखलाए हुए हैं। लगता है कि मुझे विंटर से पहले इन्फिल्ट्रेशन कंप्लीट करने की कोशिश है। नंबर्स कम हो गए हैं कश्मीर वादी के अंदर, लोकल टेररिस्ट बन नहीं रहे उनके पास, सिचुएशन अच्छी है, पीस स्टेबिलिटी है। ये सब चीज़ें देख करके जो सेपरेटिस्ट हैं या पाक प्रॉक्सीज हैं ये थोड़ा सा नाखुश हैं। मे बी इसकी तरफ ये इनका ध्यान है। पूरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा का ये इलाका आतंकी घुसपैठ का बड़ा अड्डा है। उस पार POK में तमाम आतंकी शिविर हैं। दहशतगर्दी का ये कैंप पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती में चलता है। पाकिस्तानी फौज की आड़ में ही ये आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं, लेकिन देश के जांबाज जवानों के सामने उनकी हर साजिश नाकाम हो जाती है। जो इनकी कॉम्प्लिसिटी है पाकिस्तानी मिलिट्री कमांडर्स की, एटलीस्ट एट द लोअर लेवल, ये तो पक्का यकीनन है, क्योंकि इस तरह फ्री हरकत करना किसी हथियारबंद आदमी का और LC पे पार जाने की कोशिश करना अपने आप तो मुमकिन नहीं है। फरवरी से जो सीज़फायर हुआ था उससे लेकर के 1 महीने पहले तक एक्चुअली जो एक्टिविटी LC के ऊपर थी काफ़ी कम थी। सुना आपने, जाड़े से पहले बड़ी घुसपैठ की साजिश रची जा रही है, लेकिन इस बार भी सेना के मुस्तैद जवान गोलियों से स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। सीज़फायर एग्रीमेंट से भारत और पाकिस्तान की आर्मी के बीच तो गोलीबारी नहीं हुई है, फायर एक्सचेंज नहीं हुआ है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और यही कारण है कि इंडियन आर्मी पूरी तरह से फोकस कर रही है, कंसंट्रेट कर रही है इन इन्फिल्ट्रेशंस को रोकने के लिए। और भी बड़ी चुनौती जो है वो ये है कि पाकिस्तान के जैश और लश्कर के जो आतंकवादी अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे थे वो आने वाले दिनों में शायद टेरर लॉन्च पैड्स पर हों जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं। कैमरा पर्सन रोव के साथ उरी सेक्टर से लाइन ऑफ कंट्रोल अभिषेक भल्ला, आज तक।
और हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने वाले, हिंदुस्तान को लहूलुहान करने का ख्वाब देखने वाले और हिंदुस्तान पर बुरी नजर रखने वालों के लिए सावधान होने का वक्त है, क्योंकि हिंदुस्तान के हथियारों के बेड़े में एक ऐसा मारक हथियार शामिल हो गया है जो पलक झपकते ही दुश्मनों को, मानव रहित टारगेट को न सिर्फ ट्रैक कर लेगा बल्कि उसे ध्वस्त भी कर देगा। जी हां, भारत ने आकाश मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया है। वो मिसाइल जो पाकिस्तान के लिए काल बन जाएगी, वो मिसाइल जो चीन को भी डराएगी, वो मिसाइल जो दुश्मनों के मानव रहित हवाई ट्रैक को टारगेट करके हवा में ही उड़ा देगी। बिल्कुल ऐसे ही दुश्मनों का टारगेट ध्वस्त होगा, बिल्कुल ऐसे ही ध्वस्त होंगे हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने वालों के मंसूबे। जी हां, इस मिसाइल की ताकत का अंदाजा लगाकर ही दुश्मनों की घिघी बन जानी तय है। अपने नाम की तरह ही ये असीमित शक्ति से संपन्न है, क्योंकि भारतीय हथियारों के बेड़े में आ गया है आकाश मिसाइल का नया वर्जन आकाश प्राइम। 27 सितंबर का दिन हिंदुस्तान की सैन्य ताकत को बढ़ाने वाला था, क्योंकि ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में जैसे ही शाम के 4:30 हुए, इस मिसाइल को दाग दिया गया। तस्वीरों में देखिए किस कदर ये मिसाइल मानव रहित हवाई टारगेट को ट्रैक करती है और फिर पलक झपकते ही टारगेट को ध्वस्त कर देती है। ये धमाका देखकर दुश्मनों की आंखें चौंधिया जाना लाजमी है, मगर ये धमाका हिंदुस्तान की आंखों में चमक बढ़ाने वाला है। वैसे तो भारत के पास पहले से ही आकाश सिस्टम मौजूद है, मगर आकाश प्राइम आकाश मिसाइलों से कई मामलों में बेहतर है। आकाश प्राइम मिसाइल में स्वदेशी एक्टिव RF सीकर लगा हुआ है, जो दुश्मन के टारगेट को पहचानने की सटीकता को बढ़ाता है। इससे ज्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद तापमान नियंत्रण के सिस्टम को अपग्रेड किया गया है। ग्राउंड सिस्टम को भी अपग्रेड किया गया है। रडार, EOTS और टेलीमेट्री स्टेशन, मिसाइल ट्रैजेक्टरी और फ्लाई पैरामीटर्स को सुधारा गया है। मतलब ये कि दुश्मनों के लिए ये किसी काल से कम नहीं है। जैसे ही आकाश प्राइम का सफल परीक्षण हुआ, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO, भारतीय सेनाओं और मिसाइल बनाने वाली कंपनियों को बधाई दी। DRDO की इस उपलब्धि पर DRDO के चेयरमैन भी प्रसन्न दिखे। उन्होंने मिसाइल को विकसित करने वाली टीम को बधाई दी। जाहिर है इस बड़ी उपलब्धि पर बधाई बनती भी है, क्योंकि आकाश मिसाइल का ये नया वर्जन देश की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला है और दुश्मनों का पसीना छुड़ाने वाला है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। अब तस्वीर दो गुरुओं की दिलचस्प मुलाकात की। एक आध्यात्मिक गुरु हैं, दूसरे योग गुरु हैं। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक जग्गी वासुदेव सुपर बाइक पर सवार होकर पतंजलि पहुंचे। पतंजलि पहुंचने पर योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकिशन उनको पहचान नहीं पाए, और जब उन्होंने अपना हेलमेट उतारा तब बाबा रामदेव हैरान रह गए। बाबा रामदेव और आचार्य बालकिशन ने उनको चरण स्पर्श कर प्रणाम किया और फूल के साथ स्वागत किया। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।